नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरह ये कहा जाए उन्हीं हालातों से गुजर रहा है जहां पर कंगाली भुखमरी अब चरम पर है। आर्थिक संकट इतना ज्यादा गहरा चुका है कि देश को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए विदेशों से मदद मांगनी पड़ रही है। कर्ज के बोझ तले दबा बांग्लादेश अब अपने नागरिकों के लिए बुनियादी जरूरतें भी पूरे करने में संघर्ष कर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता और बिगड़ती कानून व्यवस्था ने स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। जानकारों की माने तो अगर तुरंत सुधार नहीं हुए तो बांग्लादेश एक बड़े आर्थिक संकट का सामना करेगा, जिससे उसकी स्थिति और भी ज्यादा और यह क्षेत्रीय सुरक्षा भी और भी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। सवाल ये, क्या बांग्लादेश इस संकट से उबर पाएगा या फिर पाकिस्तान की ही तरह संकटग्रस्त हो जाएगा? इसी पर ही करेंगे हम चर्चा आज। और आइए बात कर लेते हैं खास विषय की। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क। एक तरफ एक वक्त ऐसा था जब बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, बहुत मजबूत मानी जाती थी, खासतौर से यहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कहा जाए तो। लेकिन अब मौजूदा हालात में बांग्लादेश आर्थिक हालात यहाँ पर बहुत नाजुक बनते हुए नजर आते हैं। वो देश जो कभी अपनी तेजी से बढ़ती प्रति व्यक्ति आय और विकास के लिए दुनिया भर में तारीफ का विषय एक तरह से था, आज पाकिस्तान जैसी कंगाली, पाकिस्तान जैसी भुखमरी की कगार पर है। पिछले 4 सालों में बांग्लादेश की तुलना भारत से की जाने लगी थी और कहा तो ये जाता था कि ये देश विकास का बड़ा उदाहरण बन सकता है। लेकिन आप समझिए, आर्थिक संकट इस कदर यहां पर गहरा गया कि देश की सरकारी कर्ज खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बांग्लादेश के सरकारी कर्ज में पिछले 1 साल में 14% की वृद्धि हुई। अब कुल कर्ज 21,44,000 करोड़ टका हो चुका है, यानी कि करीब 15.7 लाख करोड़ रुपए। इसमें से लगभग 9.5 लाख करोड़ टका तो विदेशी कर्ज है, जबकि लगभग 12 लाख करोड़ टका घरेलू कर्ज है। अब ये कर्ज पिछले साल के कर्ज से 14% ज्यादा है। दरअसल बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति, कानून व्यवस्था की गिरावट और ये वो तमाम ऐसे अलग अलग पहलू हैं जिसने अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया है। प्रशासनिक खर्च लगातार बढ़ता है, जबकि सरकार की आमदनी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही। आय और खर्च के बीच में जो दूरी है, जो अंतर है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे वित्तीय दबाव लगातार गहराता जा रहा है। बीते वित्त वर्ष में सरकार का कर्ज 2.5 लाख करोड़ टका तक बढ़ गया था, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा कर्ज वृद्धि मानी जाती है। वहीं वित्त वर्ष 2025 में बांग्लादेश ने बैंकों से अकेले 72,000 करोड़ टका का कर्ज लिया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी अब फटेहाल ही नजर आती है। समझिए, सत्ता परिवर्तन यहाँ पर हुआ। यहाँ पर जिस तरह से शेख हसीना गई, उसके बाद में यूनुस सरकार आई, ये तमाम जो बड़ी अलग अलग परिस्थितियां नजर आई। सत्ता परिवर्तन के बाद में विकास दर लगातार 3.5% पर गिर गई। देश का टैक्स टू जीडीपी अनुपात मात्र 7 से 7.5% के बीच है, जो दक्षिण एशिया में सबसे कमजोर माना जाता है और इसकी तुलना में भारत में यह अनुपात करीब 12% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार बांग्लादेश का विदेशी कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था के लिए मध्यम स्तर का जोखिम बना हुआ है। खास तौर पर देश का डेट टू एक्सपोर्ट रेशियो 162% पहुंच चुका है, जो सुरक्षित सीमा से बहुत ऊपर है। इस पूरी स्थिति में निर्यात में गिरावट का अनुमान देश के लिए और बड़ा खतरा है। इन सारी आर्थिक दबाव और राजनीतिक अस्थिरता के बीच में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक संकट की ओर बढ़ रही है, जहां पर अगर सुधार और निवेश नहीं बढ़ा तो समझिए देश दिवालियापन की कगार पर पहुंच सकता है। ये सिर्फ बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक तरह से बढ़ती अस्थिरता के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आता है। आखिर कैसे उभरेगा बांग्लादेश? क्या यूनुस सरकार बांग्लादेश को एक बार फिर से उसी मजबूत सियासी ढांचे की तरफ और एक मजबूत आर्थिक स्थिति की तरफ लेकर जा पाएगी, या फिर इसका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है, आइए आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक
रिटायर्ड मेजर AK सिवाच हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। पाकिस्तान से PPP नेता अखुंजादा चट्टान हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ में जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सिवाच जी आप ही से करना चाह रही हूँ। सर, रिपोर्ट हाल ही में आई है और ये बांग्लादेश की ही तरफ से रिपोर्ट जारी की गई और बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था को दर्शाती है। आप और हम सभी जानते हैं बांग्लादेश जब से अस्तित्व में आया 1971 के बाद से वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मोड में ही नजर आ रहा था, लेकिन पिछले 4 साल में ऐसा क्या हो गया सर? इवन पिछले 4 साल में भी मजबूत था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा डाउनफॉल आया कि कहा जा रहा है कि दिवालियापन एक तरह से हो जाएगा बांग्लादेश का। हाँ बिल्कुल, देखो नैना, सच्चाई है जब पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश बना था, तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कोई अच्छी नहीं थी और वेस्ट पाकिस्तान से बहुत कमजोर थी। मगर चंद एक समय में जो प्रोग्रेस की है पाकिस्तान ने वो काबिल तारीफ, स्पेशली बांग्लादेश ने। पाकिस्तान तो पीछे चलता गया मगर बांग्लादेश इंप्रूव करता रहा। बांग्लादेश की इकोनॉमी लास्ट कोई 15 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की। उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री किया और ये लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री के कतार पे पहुंचा हुआ था। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी थी, इन्वेस्टमेंट भी काफी आ रहा था, इनका फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज्यादा हो गया था। आज वो घट के $27 बिलियन के करीब रहेगा, जो कि 3 महीने का इंपोर्ट दे सकता है। आज इनका इन्फ्लेशन करीब करीब 8 से 10% के करीब है, डबल फिगर में पहुंचने वाला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इनके लिए बहुत फॉरेन रिजर्व कमाता था, वो आज बंद होने के कगार में है, क्योंकि उसका सारा रॉ मटेरियल भारत से ज्यादातर आता था। भारत से इनके रिलेशन अच्छे ना होने के कारण उसमें भी कमी हुई और आज इन्फ्लेशन के कारण लोग, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है डगमगा गई है। जो ग्रोथ रेट वो 3.5% है और डेट जो है इनका 14% बढ़ा है 1 साल में। आपने ठीक बोला कि 22 लाख करोड़ टका जो था है आज की तारीख में, जबकि 1 साल पहले 18 लाख करोड़ था। और फॉरेन डेट इनका बढ़ता जा रहा है और फॉरेन डेट सबसे ज्यादा चाइनीज का। जहां चाइनीज का फॉरेन डेट होता है तो डेट के साइकिल में आप फंस जाते हो, जैसे पाकिस्तान बढ़ा। क्या ये पाकिस्तान की राह पे जा रहा है? मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से इसकी इकोनॉमी चली, क्योंकि आज इसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट बहुत कम हो गए हैं, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं और फॉरेन डेट के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, ये फिर पाकिस्तान के उसमें जाएगा जहां पर कंगाल की तरफ और कटोरा लेके। अगर आप दूसरे इलाकों की बात करें, जो बाकी देश हैं जो भारत के चारों तरफ हैं, हाँ आप श्रीलंका में देखें क्या हुआ था। अभी 2-3 साल पहले श्रीलंका के हालात बहुत खराब हो गए थे, उसकी इकोनॉमी डगमगा गई थी, मगर उस समय उसने हेल्प मांगी चीन की। चीन ने देने के लिए मना कर दिया, उसने लिंक किया कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। उस समय भारत आगे आया, भारत ने $4 बिलियन की उसको मदद की। आज जो श्रीलंका की इकोनॉमी रिवाइवल मोड पे। आप देखें पाकिस्तान की हालात क्या है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अब बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। और डेट जो रेशियो जो बोले थे, डेट जीडीपी रेशियो, वहां पर भी कम से कम 180% है। जैसे कि बांग्लादेश का भी अभी डेट टू जो इसका जीडीपी है वो बढ़ता जा रहा है, 162% हो गया। तो ये सच्चाई है। आप अगर बांग्लादेश की हालात देखें और जिस प्रकार से बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नजदीक होता जा रहा है, अब वो ये कहोगे कि आप वो पाकिस्तान तो टूटने के कगार पे है ही, पाकिस्तान तो सिविल वार की तरफ है, मगर अब बांग्लादेश की इकोनॉमी भी वैसे ही हो जाएगी जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी है, क्योंकि इनकी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी में मैं एक ही बताऊंगा नैना, एक ऐसा समय आया था आज से करीब करीब 5 से 6 साल पहले, जब उसकी पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा थी। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे थी और शेख हसीना का जो गोल्डन पीरियड था, ये मुझे लगता है काबिल तारीफ था। जो बांग्लादेश जिस प्रकार से लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री, इकोनॉमी का फ्लरिश करना और फॉरेन डेट कम हो रहे थे,
और जो चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसमें भी काफी प्रोजेक्ट जो थे शेख हसीना की गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए थे। तो मुझे बिल्कुल लगता है सर। दुख की बात यह है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक नेबर है, हम चाहेंगे कि वहां डेवलपमेंट हो, क्योंकि अगर वहां अस्थिरता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आतंकवाद बढ़ता है, जी उसका सर। डायरेक्ट इंपैक्ट भारत पे होगा। नैना जी जी सर, जी सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे बांग्लादेश पिछले कुछ वक्त से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ आने लगा है। वेल, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बांग्लादेश से, इमदादुल्ला बाबू, जो पत्रकार हैं बांग्लादेश से। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं रुक करूँ हमारे अन्य साथी शुभदा चौधरी और साथ ही साथ अखुनजादा जी, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से इमदादुल्ला जी आप ही से एक बार चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक रिपोर्ट आई है ढाका ट्रिब्यून की तरफ से, और मैं वही रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें और भी तमाम बड़ी बातें बताई गई। उसमें स्पष्ट बताया गया कि एक साल में 14% का एक तरह से कर्ज का इजाफा हुआ है, सरकार पर कर्ज और भी ज्यादा बढ़ा है। यहाँ की जीडीपी ग्रोथ कम हुई है। यहाँ पे लगातार ये कहा जाए कि महंगाई जो बढ़ी रही है, लेकिन अस्थिरता और बहुत बढ़ रही है। क्या वजह मानते हैं इमदादुल्ला जी? अपना ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। बांग्लादेश में अभी जो हालात है, जी। इस हालात में यहाँ पे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है एक इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसका काम है फरवरी तक एक नेशनल रेफरेंडम का मतलब के आयोजन करना, और उन लोग जो है नेशनल रेफरेंडम के बाद यहाँ से चले जाएंगे, और जो है यहाँ पे बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आके ये इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है ये सब देखभाल करेगी। तो इसीलिए अभी यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीए है, ये उस लिहाज से उतना अच्छा से नहीं हो रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि पहले जो 40% था एफडीआई, वो वाला अभी उतर के आ गया 19% पे आ गया है। तो जिसके वजह से बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके ऊपर सच बोलने में एक दबाव पैदा हुआ है, जो दबाव हम आम आदमियों को भी मतलब कि अफेक्टेड कर रहा है। ये वाला है कि हम लोग का बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ गया बांग्लादेश में। हाँ। किस तरह की, अगर इमदादुल्ला जी अगर आप समझा पाए कि महंगाई किस रूप में बढ़ी है, क्योंकि मैं रिपोर्ट पढ़ी थी सितंबर अक्टूबर नवंबर की, अगर मैं सिर्फ पिछले 3 महीनों की बात करूं, तो जरा आप समझाइए कि जो बेसिक मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की, रोटी कपड़ा मकान दूध दही सब्जियां, अगर ये बेसिक इन चीजों की भी बात करें तो कितनी महंगाई बढ़ी है बांग्लादेश में? बेसिक जो सब चीज है वो सब की महंगाई अभी तक जो है लगाम में है, लगाम टाना हुआ है। खूब बहुत मतलब खास कुछ दाम यहाँ पे नहीं बढ़ा है। अब जो सब दाम जितना था वो शायद अभी जो है यहाँ पे मुल्यस्फीति जो बोलते हैं, इन्फ्लेशन रेट है करीब 9 के करीब है। तो उस हिसाब से पहले से जो है इन्फ्लेशन बढ़ के कमा है, क्योंकि हमारा जो रेमिटेंस था, फॉरेन रेमिटेंस का जो फ्लो है, वो फॉरेन रेमिटेंस फ्लो जो है आगे से बढ़ गया है। इसीलिए बढ़ गया कि बांग्लादेश में इकोनॉमिक्स लोग बोल रहे हैं कि हर मुल्क से जो है, हर मुल्क में जो है कभी कभी जो है वो उसको बोलते हैं कि इलीगल इकोनॉमिक कुछ जो काम चलते हैं, जैसे कि हुंडी या हवला का काम, ये सब अभी बंद है यहाँ पे। इसीलिए जो है फॉरेन डायरेक्ट रेमिटेंस जो है, जो हमारे प्रवासी भाई लोग विदेश में काम कर रहे हैं, वो लोग जो भेज रहे हैं उसका फ्लो बहुत अच्छा है। और गारमेंट्स में भी जो है हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी अभी तक सही है। इसी के वजह से जो है अभी तक हमारा जो टोटल इकोनॉमी है वो एक नॉर्मल रेंज में है। जैसे कि समझा जा रहा है कि बहुत ज्यादा खराब हालत में चला गया, वैसा लेकिन नहीं है। और एक बात है कि बांग्लादेश में हम आपको पहले ही बोले हैं कि एफडीआई, लेकिन एक बहुत बड़ा हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए एफडीआई बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है और बहुत जरूरी एक चीज होता है। हाँ, बांग्लादेश में सिक्योरिटी इश्यूज जो सब है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, पुलिस जो है अपनी तरह काम कर रही है, आर्मी अपनी तरह काम कर रही है, तो ये पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता जो है, राजनीतिक अस्थिरता वो यहाँ पर स्थिति को बड़ा चिंताजनक बना देती है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार के रहते रहते अगर इस तरह की सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में सिचुएशन अलग होगी? क्या आने वाले वक्त में भी यूनुस सरकार ही कमान संभालती हुई नजर आ रही है क्या इमदादुल्ला जी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हम लोग देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट बोल रही है कि फरवरी के बीचम बीच बांग्लादेश में रेफरेंडम होगा। कोई तो बोल रहा है कि 5 फरवरी या फिर 13 फरवरी या 15 फरवरी, ये 3 डेट के अंदर कभी भी जो है बीच में बात तो ये भी है ना,
रेफरेंडम होगा नेक्स्ट किन जो किन के गवर्नमेंट बीच में? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो अब उन पे लगाम लगाई जा रही है, कंट्रोल किया जा रहा है। वेल, हम इस पे आगे चर्चा करें। मैं अखुन जादव जी और शुभदा जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बताऊं दरअसल इस चर्चा को हम आज क्यों कर रहे हैं। समझिए, दरअसल रिसेंटली कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें ये बड़ी बातें कही गई, वो बांग्लादेश जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर हमेशा से सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम कमाता रहा है, पिछले 4 सालों में बहुत तेजी के साथ में उसकी अर्थव्यवस्था बनती है। और ऐसी कि हिंदुस्तान जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, ऐसे तमाम कयास भी लगाए जाने लगे कि जिस रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश, हो सकता है कि वो हिंदुस्तान को भी टक्कर दे। एक लिहाज से एक अच्छी भी बात है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर बढ़ती है और वो अगर मजबूत होता है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई वो बड़ी चिंताजनक है। उसमें कहा गया कि पिछले 1 साल में 14% का इजाफा सरकार के कर्ज में हुआ। सरकार के वित्त विभाग की ओर से ये रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें बताया गया कि सरकार का जो कुल कर्ज है अब बढ़कर जून 2025 तक 21 करोड़ 44 लाख 340 करोड़ टके का एक तरह से हो चुका है बांग्लादेश की स्थानीय मुद्रा के अनुसार, जो कि पिछले साल की कर्ज की जो तुलना में उससे 14% अधिक है। मैं चाहूंगी मैं अखुन जादव जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले मुझे शुभदा जी जरा समझाइए बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था वो आखिर किन चीजों पर टिकी हुई है। और जैसा कि अभी यहाँ पर हमारे साथ में बांग्लादेश से पत्रकार जुड़े हैं इमदादुल्ला जी, वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता तो है, लेकिन आप जरा समझाइए कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें रही हैं जो बांग्लादेश को मजबूत करती रही हैं और अब कमजोर भी कर रही हैं। नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, और मेरे जो कॉलीग है बांग्लादेश से उनको मेरा आदाब। देखिए, जो पहली और सबसे बहुमूल्य चीज है, जो मेन मुद्दा है, अगर हम बांग्लादेश की टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेशी विमेन के कारण चलती थी। ये बहुत बड़ी इनकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन कोविड के दौरान और कोविड के बाद मैक्सिमम जो है जो बांग्लादेशी विमेन है जो टेक्सटाइल में काम करती थी, 140 फैक्ट्रीज तो एक साल में, अभी पिछले 1 साल में बंद हो गई हैं। 50,000 से ज्यादा औरतों की जॉब चली गई है। इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा बढ़ गई है। पहला तो ये। दूसरा, जो रेमिटेंस था, तो बांग्लादेशी कहाँ जाते हैं? बांग्लादेशी जीसीसी कंट्रीज जाते हैं, मोस्टली सऊदी अरेबिया, यूएई, फिर पोलैंड और इटली भी जाते हैं। रेमिटेंस उनको वहां से आता है, मलेशिया भी जाते हैं। तो अब जो है रेमिटेंस पे वो काफी ज्यादा निर्भर हैं। क्या क्या चीजें जो है वो काम नहीं कर रही हैं? पहली चीज है कि हाँ, ये मानना बिल्कुल सही है कि कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट 1 साल में, 1.5 साल में इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकती है। बॉटम टू टॉप अप्रोच तुरंत नहीं ला सकती है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अभी बांग्लादेश में जो आर्म्ड फोर्सेस है और जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक टसल चल रहा है। दूसरा है कि इन्होंने जो एक्सटर्नल डेब्ट जो बन गया है, ज्यादा इनका लोन्स जो है वो फिस्कल डिफिसिट में कन्वर्ट हो रहा है। वो 4 प्रोजेक्ट्स जो है मेनली, वो है इनका रूपुर न्यूक्लियर प्लांट, दूसरा है ढाका मेट्रो रेल, तीसरा है कर्नाफुली टनल और चौथा है मतरबारी पावर प्रोजेक्ट। ये 4 प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं। अब जहां तक बात रही कि बांग्लादेश बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक होमोजेनस सोसाइटी नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, अहमदियाज हैं और जो जुम्मा या आदिवासी कम्युनिटी है। जो इकोनॉमिक इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होमोजेनस नहीं है। तो जो वेल्दी क्लास है वो ज्यादा बेनिफिट्स जो है करप्शन के थ्रू अक्यूमुलेट करता है। दूसरा जो है मैसिव जॉब लॉस हुआ है, यानी कि 2/3 जो एम्प्लॉयमेंट वाले यूथ हैं वो नीट कैटेगरी में आते हैं। नीट कैटेगरी का मतलब बांग्लादेश में होता है नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। अभी 40 विक्टिम्स एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में ये आया 1 साल के अंदर, अधिकार रिपोर्ट में। और जो है नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के कारण 10 से ज्यादा जो बांग्लादेशी बैंक्स हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन इसका एक इंटरनेशनल एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है।
जी जी। और वो जियोपॉलिटिकल एंगल है कि बांग्लादेश एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना में इन्वॉल्व हो रहा है। यूएस के ऑफिशियल्स, यूएस की आर्मी पिछले साल पहली बार बांग्लादेश में देखी गई, चिटगोंग में देखी गई। उसी तरफ चाइना से जब यूनुस जी चाइना जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल का प्रोटेक्शन करेगा। और उसके बाद जो है यूनुस जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चाइना को देते हैं चिटगोंग हिल ट्रैक्स पे, जहां पे बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज रहती है, जिसका सालों से, अभी से नहीं, सालों से डिस्पोजेशन, उनका लैंड ग्रैबिंग चल रहा है। अब ये जो डेप्थ है किसी भी कंट्री के लिए, जो एक्सटर्नल डेप्थ है, जो इंटरनल जीडीपी पर कैपिटा रेशियो है, जी जी। एक बांग्लादेशी बच्चा जो भी पैदा होगा वो ऑलरेडी 1 लाख टका के डेप्थ में पैदा हो रहा है। और यही तो आने वाले सिचुएशन वक्त ये की है। और स्थिति को गंभीर स्थिति को दर्शाता है शुभदा जी। दरअसल जो रिपोर्ट आई उसमें यही तो बात कही गई है कि आने वाले वक्त में अगर अगले साल तक स्थिरता यहाँ पर नजर नहीं आती तो हो सकता है ऐसे हालात हो जाएं जो पाकिस्तान के हैं। ऑल्दो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अखुनजादा जी का मैं रुक करूं, लेकिन अगर कर्ज की बात करें तो देश को आखिर देश पर कर्ज क्यों बनता है? देश बाहरी कर्ज इसलिए लेता है कि वो अपने देश का विकास कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क पुल, बिजली, घर, एयरपोर्ट, इन सारी रिहेबिलिटेशंस को लेकर, सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारी, या फिर जो ऐसी आपकी जो नेसेसिटीज है उन सर्विसेज को लेकर। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो IMF से लगभग $4.7 बिलियन एक तरह से कर्ज लिया हुआ है। भारत ने भी बांग्लादेश को $2 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट पहले दिया था। बांग्लादेश ने 2024 में $1.5 बिलियन का सुकुक बॉन्ड एक तरह से जारी किया था। ये अलग अलग तरीके एक तरह से हो सकते हैं। लेकिन अखुनजादा जी, पिछले कुछ वक्त से खासतौर से कई ऐसी बड़ी रिपोर्ट्स आई, उसमें कहा गया कि बांग्लादेश जो आपका कभी एक तरह से हिस्सा हुआ करता था, एक बार फिर से बड़ी नजदीकियां बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वही छाया जो अभी IMF की आज रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ पाकिस्तान के लिए भी, बांग्लादेश की भी ऐसी स्थिति हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैना, मेरी तरफ से आपको, जी, आपके तमाम मेहमानों को, आपके सारे देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। देखिए जी, नाराज नहीं होना, मैं बदनीयती पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग इंडिया की जो नेशनल मीडिया है उसको कहते हैं गोदी मीडिया, लेकिन मैं उसको गोदी मीडिया नहीं समझता हूँ, उसको कॉमेडी मीडिया समझता हूँ कि ये कॉमेडी मीडिया है। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आपको हंसी आती है या नहीं उसको देखकर? आपको हंसी आती है या नहीं, ये बताइए। मुझे क्या, हर शूर को हंसी आ जाती है। जो चलो, हिंदुस्तान ने हंसाने का काम किया है, खून बढ़ाने का काम किया है, खून बहाने का काम नहीं किया है। मैं चाहूंगी सारे गेस्ट का जरूर ऑडियो अप करें। हमने खून बहाने का काम नहीं किया पाकिस्तान की तरह। चलो, मेरे ख्याल में अगर ये हंसाने का काम जो है ये आप लोग कॉमेडी चैनल्स पे छोड़ दे, जिस तरह के कपिल शर्मा शो है या इस पे छोड़ दे, और मीडिया जो है वो मीडिया का काम करे, अपने अवाम को हकीकत बताए कि हकीकत क्या है। अखुनजादा जी, मुझे लगता है कि आप इंडिया के शोज और इंडिया के न्यूज चैनल्स, इंडिया की सारी चीजों से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। आप गलत देश में बैठे हुए, गलत जगह बैठे हुए हैं, आपको आना चाहिए यहाँ पे। मैं पूरी इंडिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तमाम इंडिया के लोगों से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं इंसानियत से मोहब्बत करता हूँ। मुझे दुनिया के सारे इंसान जो हैं, चाहे वो जिस मजहब के हैं, जिस रंग के हैं, जिस जात के हैं, मुझे इन सारे लोगों के साथ जो है वो मोहब्बत है। इसलिए तो कह रही हूँ, आप गलत देश में बैठ गए हैं। आप बड़े प्यार से बातें करते, इंसानियत को आप अगर मोहब्बत करते हैं तो आपको हिंदुस्तान में होना चाहिए था, पाकिस्तान में नहीं। जी, नाराज नहीं होना, लेकिन आप लोगों में बर्दाश्त खत्म हो चुका है। अच्छा। चाहे आप लोगों का वजीर आजम है, वो भी जवाब नहीं देते हैं। आप लोगों के मिनिस्टर्स हैं, वो भी मीडिया को अपना बयान तो देते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। अच्छा। आप लोगों में भी बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह तहम्मुल से मैं आपको सुन रहा था, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुन रहा था, से जवाब देते हैं, बातों से नहीं। मेरा इख्तिलाफ हो सकता है। नैना, आप लोगों के बहुत सारी बातों के साथ मेरा इख्तिलाफ था, लेकिन मैं तहम्मुल से सुन रहा था, तो मेहरबानी करके आप भी तहम्मुल से सुने। इंशाअल्लाह ताला मैं बोगज़, नफरत वाली बात करने वाला बंदा नहीं हूँ। जी जी।
मैं जो बात करता हूँ हकीकत पे मबनी बात करता जी हूँ। जी बिल्कुल, बांग्लादेश पर आते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान आपने कहा कि ऐसे नहीं बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाए, तो मैं पहले पाकिस्तान का कह जी दूं जरूर जरूर। कि मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया के आंख का तारा है। पाकिस्तान हर इस्लामी मुल्क और हर मुसलमान की दिल का धड़कन है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बहुत इज्जत के नजर से देखा जाता है, और हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें जो पाकिस्तान को अल्लाह ने आप लोगों की वजह से जो इज्जत दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जो फील्ड मार्शल है उसको जंग जीतने के बाद व्हाइट हाउस बुलाया गया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी सारी दुनिया में हमारे लिए जो मुकद्दस सरजमीन है तो वो अरब का सरजमीन है, जहां पर हमारा खाना काबा है, जहां पे हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौजा है। पाकिस्तान को दुनिया में आज ये एजाज हासिल है कि इसके दिफा का जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंपा गया है, क्योंकि दुनिया मानते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत ताकत है। पाकिस्तान ने अपने पड़ोस में दो सुपर ताकतों को अपने पड़ोस से ऐसे फेंक दिया। एक बार रशिया आके इसका बहाना जो था वो अफगानिस्तान था, लेकिन निशाना पाकिस्तान था। हमने उसको अपने बॉर्डर से दूर फेंक दिया। दूसरी अकुन बात, ज्यादा जी, नेटो अब फोर्सेस मुझे और ऐसा लग रहा है अमेरिका आ मैं गए, कोई हमने कार्टून नेटवर्क उसको देख रही हूँ या पाकिस्तान फेंक का दिया। ऐसे सुन रही हूँ, निबंध सुन रही हूँ। लिटरली अब मुझे ऐसा लग रहा है आईएमएफ की जरा ये रिपोर्ट आप हिस्ट्री समझ लीजिएगा। आप सुनिए ये सुनिए। मीडिया से निकल के हकीकत को देख ले, आपको हकीकत का अंदाजा हो जाएगा कि मैं अरे झूठ भाई, बोल रहा हूँ। अरे हकीकत पे मबनी अरे मैं बात अकुन कर रहा ज्यादा जी, हूँ। आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ लीजिए जरा। देखिए, सुनिए, वो इंडिया मोदी फोर्स की रिपोर्ट नहीं है, वो आप ये समझिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है। आप जरा समझिए, 24 बार बेल आउट मिला और उसके बाद में भी सीधे सीधे ये बता दिया गया कि आपका एलीट क्लास जो है, एलीट क्लास में अब आप किसे मानते हैं मुझे नहीं पता। आप यहाँ की सेना को मानते हैं, राजनेताओं को मानते हैं, ब्यूरोक्रेसी को मानते हैं जो पूरा पैसा डकार गई। और पाकिस्तान की क्या हालत है जरा समझिए। आप लोगों में बर्दाश्त नहीं है, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप लोगों अरे भाई साहब, आपने रिपोर्टें पढ़नी है ना। सुनिए सुनिए नैना सुनिए, बात सुनिए, आप नैना ये जो बात पुलिंदा सुनिए। आप पुलिंदा जो बांधने की यार कोशिश खुदा कर का रहे हैं, खौफ ये करे यार, ऐसे आप नहीं किस तरह सुनना ना, करें? मुझे निबंध नहीं सुनना है सर। अखुनजादा जी, आपने कार्टून नेटवर्क की बात की तो मुझे हंसी आ रही है आपकी। रिपोर्ट पढ़ना है नैना, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ना है तो हर साल खुशहाल मुल्कों का एक लिस्ट शाया हो जाता है कि कितनी मुमालिक कितनी खुशहाल है। तो उस लिस्ट को आप अपनी रिसर्च टीम को कहे कि निकाले। आप लोग खुशहाल लिस्ट में 25 नंबर हमसे पीछे हैं। 25 नंबर आप लोग खून बहाकर, आप लोग खून बहाकर खुश होते हैं, हम खून बढ़ाकर खुश होते हैं। चलिए, मैं चाहूंगी शिवाज जी जरूर इस बीच में इंटरवेन करें। मैं बांग्लादेश की बात कर रही थी। अफसोस हो रहा है कि आप लोगों में बर्दाश्त नहीं है, अफसोस हो रहा है। चलिए, वो बर्दाश्त तो अब हम लोग बर्दाश्त की अगली चीजों को पार कर रहे हैं। शिवाज जी मैं चाहूंगी आप सुनिए। शिवाज जी मैं चाहूंगी जरा आप ये बताइए। देखिए, मैं बांग्लादेश की बात कर रही थी, लेकिन अखुनजादा जी यही बात है, आप बैल मुझे मार करना चाहते हैं तो जरा बताइए बर्दाश्त कब तक किया और उसके बाद में बर्दाश्त की हद जब पार हुई तब हमने, चाहे बात सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या तमाम ऑपरेशन हो, बर्दाश्त के बाहर का ही परिणाम है। तो क्या हुआ? अरे पूरी सैटेलाइट तस्वीरें देखिए, आपको पता चल जाएगा। सैटेलाइट तस्वीरें देख लीजिए। राजनाथ जी और अमित शाह की बातें छोड़ दीजिए। बांग्लादेश की बात होती है तो यहाँ पर ये निबंध सुनाने बैठ जाते हैं अखुनजादा चट्टान जी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब दुनिया के कोने कोने जाता है और जो स्टोरी बनाता है सुनाता है उसको एक तरफ रख दे। वो तो आप लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब झूठा है, लेकिन सेनेट को जो रिपोर्ट पेश हुआ है इस जंग के बारे में वो थोड़ा जरा पढ़ ले, आप लोगों के आंखें खुल जाएंगी। मैं तो बोल रही हूँ, आप जरा सैटेलाइट तस्वीरें देख लीजिए। आप बगैर एयरफोर्स के, अरे आप जिस जगह से जुड़े हैं अखुनजादा जी, मैं चाह रही हूँ कि आप जहाँ पे आपका आप देखिए सुभान अल्लाह, एयरबेस का जरा हाल देख लीजिए, तमाम मरकज जो बन रहे हैं उनका हाल देख लीजिए प्लीज। मैं ये बात कह रही हूँ अखुनजादा जी, बांग्लादेश की बात हो रही है, आप टाइम किल कर रहे हैं अखुनजादा जी, टाइम किल कर रहे हैं आप, प्लीज टाइम किल कर रहे हैं अखुनजादा जी। जी शिवाज जी, फिर मैं आ रही हूँ शुभदा आपकी तरफ। शिवाज जी, टाइम किल कर रहे हैं। देखो, सच्चाई यह है कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट किया था।
उसके अंदर आपको पता है 25 लाख के करीब औरतों का रेप हुआ, 30 से 40 लोग लोग मारे गए, 1.5 से 2 करोड़ लोग पलायन करके भारत में भागे थे। तो ये सच्चाई है। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बड़ी खराब थी। आज तक पाकिस्तान ने उसकी माफ़ी नहीं मांगी है जो एट्रोसिटीज की थी, जो जेनोसाइड किया था पाकिस्तान ने बांग्लादेश में। अब बात आती है कि भाई बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो इतनी अच्छा कर रही थी, तो अब डिगमगाई जैसे बातचीत सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा ऐड किया कि भाई कहीं ना कहीं नई गवर्नमेंट आई है, इसको टाइम। पर मैं ये कहता हूं कि ये जो कोविड के बाद और अभी नई गवर्नमेंट आई है तो उसने जो आतंकवादियों का साथ दिया है, फंडामेंटलिस्ट आ गए, रेडिकल्स आ गए हैं, तो आप उससे निकल नहीं पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी बहुत 7 से 8% के करीब ग्रोथ कर रही थी, आज 3 से 3.5% आ गई। आपका इन्फ्लेशन जो है 8 से 10% आ गया है। आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपने ठीक बोला वो बांग्लादेश में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो किस लिए नहीं आ रहा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से। एक्सपोर्ट आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती, जो कम से कम मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वो आज की तारीख में आपका काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये बहुत ठीक बोला कि जो वुमेन फोर्स है वो अनएम्प्लॉयड हो गई है। तो ये सच्चाई है कि बांग्लादेश को झांक के देखना पड़ेगा कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को दोबारा कैसे रेल ट्रैक पे लाएं। अगर आप पाकिस्तान की तरह चलेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आपको पता है बहुत डिगमगा चुकी है। फॉरेन रिजर्व ही 4 से 5 बिलियन डॉलर रह गए थे एट ए टाइम में, वो 15 दिन का इंपोर्ट नहीं देख सकते। तो वहां तो इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन 40% हो गया। तो पाकिस्तान का अगर आप साथ चलेंगे और आप रेडिकल एलिमेंट्स को उकसाएंगे तो फिर बांग्लादेश की हालात वैसी हो जाएगी जैसे पाकिस्तान की है। अब बात आती है कि बांग्लादेश के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, जैसे पद्मा ब्रिज बताया, टनल बताई, जो न्यू मेट्रो रेल का क्या, वो अच्छी बात है। मगर उसके बाद आज आपकी हालात क्या है? आपके 14% जो एक प्रकार से आपका डेट बढ़ गया है। अभी आप कहते हैं कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट है, इंटरिम है। भाई इंटरिम गवर्नमेंट तो इसके अंदर तो सारे के सारे एक्सपर्ट हैं, तो इकोनॉमी तो बेटर करनी चाहिए। अगर यस आप ये कहते हैं कि शेख हसीना की गवर्नमेंट जो थी वो कमजोर थी, वो करप्टेड थी, तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। आपका रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, बड़ी मुझे लग नहीं रहा। मैं ये कहूंगा बांग्लादेश को अंदर झांकना चाहिए। बांग्लादेश धीरे धीरे इकोनॉमी डिजास्टर की तरफ जा रहा है। बांग्लादेश जो एक बहुत ही फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी था, टेक्सटाइल बेशक सर। इंडस्ट्री बहुत अच्छा करी थी, लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग जा रहा था, मगर वो आज है। उसकी 4 वजह मैं कहता हूं। मेरे को एक तो ये लगता है कि आप रेडिकल एलिमेंट्स की तरफ जा रहे हो। आपने जो प्रिजनर थे, जितने भी आतंकवादी थे, वो छोड़ दिए। आज वो चिटागोंग हिल की बात आप कर रहे हैं, वहां पर आप एंटी नेशनल एलिमेंट्स के कैंप जो कि भारत से उनको दे रहे। वहां की जो चकमा पॉपुलेशन थी उसके अंदर आप देखें, वो जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है उसकी लैंड ग्रैबिंग चल रही है। हिंदू पॉपुलेशन जो आपकी है 8% के करीब, जो 23% थी जब 1971 के अंदर 14% थी, 47 में 23% थी, वो उसको मार्जिनलाइज कर दिया है। अवामी लीग जो है उसको आपने बैन कर दिया इलेक्शन में। यस कोई भी इलेक्शन अगर आपकी ओपोजिशन पार्ट नहीं करेंगे, वो इलेक्शन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो वही सकता। बात जो अभी यहाँ मैं पर ये इमाम कहूंगा, अब्दुल्ला जी कह रहे थे कि भाई पॉलिटिकल रेफरेंडम क्रैश। होना है तो वो रेफरेंडम किसके बीच में होगा? फिर बात तो क्या यही चीज है। रेफरेंडम का क्या मुद्दा है? मेरे को ये समझ आर्य नहीं आया। अकुंजाता जी जिस दिन इलेक्शन हो रहा है उसी दिन रेफरेंडम हो रहा है। यस या तो रेफरेंडम पहले हो फिर इलेक्शन हो। रेफरेंडम का क्या मुद्दा है और इलेक्शन का क्या फायदा, जब कि 30% जो पॉपुलेशन है जो अवामी लीग की तरफ झुकाव रखती है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपने एक तरफा इसको एक जो जेनोसाइड के नाम करके आपने शेख हसीना के ऊपर एक डेथ टू सेंटेंस दे दिया है। मैं ये आईसीटी कहता हूं कि आपको अंदर, आप बांग्लादेश को कंडीशन बांग्लादेशियों ने ही सेट करनी है, और मगर मुझे लग रहा है जिस कि हालात सर से शायद वो यहाँ जा की रहे हैं जनता भी देख तो रही है। मुझे लगता नहीं वो आपकी ठीक रास्ते जी से। आपकी बात पे अखुंजादा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि वो शायद कुछ लॉजिकल बात करेंगे बांग्लादेश से रिलेटेड। आ रही हो इमाम अब्दुल्ला जी और फिर शुभ्रा जी का भी। जी अखुंजादा जी, मैं चाहूंगी सारे गेस्ट ऑडियो अप करें। मेरा अर्ज ये है कि अगर आप लोग जो कुछ कह रहे हैं ये ठीक है, तो ये महीने 2 महीने में नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार बांग्लादेश के वो सिविल डिक्टेटर साबिक वजीर आजम है जिन्होंने आपके मुल्क में पनाह लिया है, जिन्होंने बांग्लादेश के 1400 बच्चों को
शहीद किया है, तो फिर आप लोग उसको बांग्लादेश के हवाले कर दे ताकि वहां पे इनसे तहकीकात हो जाए कि बांग्लादेश का जो इकानमी ऊपर जा रहा था वो एकदम नीचे कैसे आ गया। क्योंकि ये तो कोई मुल्क ना 5-6 महीने में माली तौर पे तबाह हो सकता है ना मजबूत हो सकता है। तो फिर आप लोगों का फर्ज है और आप लोगों का आपने तो हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पनाह देकर रखी, हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पनाह देकर रखी। हमने तो फिर भी कम से कम एक देश की प्रधानमंत्री जिसके ऊपर अभी यहाँ इंटरनल कोर्ट ने सजा सुनाई है, वो तो बोली आईसीसी की तरफ जाइए। आपने हाफिज सईद, आपने लश्कर अबे तैयबा, आपने हाफिज सईद, यहाँ पे जैश मोहम्मद, ऐसे तमाम आपने आतंकी गुटों को आपने तो भाई सीधे सीधे हम देखते हैं। हमने तो आतंकियों को पनाह दी है। आप लोगों ने तो वज़ीर आज़म बनाया। अरे गुजरात का कसाई किसको कहते हैं? अरे अखुनजादा जी, अखुनजादा जी, सुनिए आप लोगों ने तो एक दहशतगर्द को वज़ीर आज़म बनाया है और उसी दहशतगर्द जिसे आप दहशतगर्द कह रहे हैं उससे आपके नेता थर-थर कांपते हैं। अरे उससे आपके नेता थर-थर कांपते हैं। गुजरात के कसाई को जो है वो वज़ीर आज़म बनाया है। किसने कहा? जो डिक्लेयर दहशतगर्द। अरे मैं बोल रही हूँ किसने कहा? आपने रिपोर्ट जारी कर दी तो हो गए दहशतगर्द। अरे आपने जिनको पनाह दी इंटरनेशनल दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है। आप जरा जाइए अपना, आप थोड़ा सा नॉलेज को आप दुरुस्त कर कर गुजरात में जो हुआ था वो अरे जनाब जरा नॉलेज को दुरुस्त कर कर आइए, उसके बाद में उन रिपोर्टों का भी जिक्र कीजिएगा, जरा भी गूगल कीजिएगा अगर आपका नेट चल रहा होगा तो। शुभ्रा जी, मैं अपनी मीडिया के साथ इंटरनेशनल मीडिया भी देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, देखना भी चाहिए, लेकिन अभी लेकिन बड़ी विडंबना है कि आप एक तरफा देख रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही थी, मैं तब तक सुनता नहीं हूँ जब तक मैं पढ़ता नहीं। ओसामा बिन लादेन कौन था? जब भी कोई अखुनजादा किताब आ जाता है अखुनजादा सबसे पहले मैं उसको मंगवा अखुनजादा चट्टान, ये बताइए ओसामा बिन लादेन कौन था? हाफिज सईद कौन है? बस शुभदा जी जवाब खत्म हो जाता है अखुनजादा चट्टान जी के पास में थे ना। हाँ, वज़ीर आज़म तो नहीं थे। आप लोगों ने तो गुजरात के कसाई को वज़ीर आज़म बनाया। अखुनजादा चट्टान कैसी बातें करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय आतंकी जो कि पूरी तरह से हिट लिस्ट में है, आप वो बोले हमारे वतन में बैठे हुए हैं, आप उनको पनाह देते हैं ना? आतंकियों को पनाह देने वाली बात है। और वही करें आप बांग्लादेश में उसी मानसिकता के साथ। पनाह नहीं दे रहे हैं, हम तो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे तो रूस शहीद हो रहे हैं, हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको लश्कर तैयबा के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। दहशतगर्दों को हुकूमत दिया है, आप लोगों ने तो आरएसएस को हुकूमत दिया है, आप लोगों ने तो गुजरात कसाई को वज़ीर आज़म बनाया है। सुनिए, आप जिन्हें कसाई कह रहे हैं ना, आप जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि वही अब जो आप जहां पर आपने एक तरह से कब्जा करके बैठा है, वो कहीं ना कहीं वही कसाई जिन्हें आप कसाई कह रहे हैं वो उन देश को वापस ना ले। एयरफोर्स नहीं है, एयरफोर्स नहीं है हमारे साथ, आप लोग कैसे लड़ेंगे? एक सेकंड, बगैर एयरफोर्स के आप लोग कैसे लड़ेंगे? आपको इंडिया का एक सिंड्रोम है। मैं बांग्लादेश की बात करती हूँ, आप भारत से एक शिवाजी रिसेंटली दुनिया मानता है कि हमने आप लोगों के पेशा पे कब्जा किया था। अरे भैया आपकी दुनिया बहुत छोटी है, आपने दुनिया बहुत छोटी, आप टाइम क्यों कर रहे हैं? आप लोग हमारे साथ कैसे लड़ेंगे? ये गलती नहीं करो। अरे जरा आप पढ़ते हैं ना, मैं हमें इंडियन से प्यार है यार, हम उसको नहीं खराब करना चाहते। एक शिवाजी जरा इन्हें बताइए कि अभी रिसेंटली रिपोर्ट क्या आई थी इंडियन एयरफोर्स को लेकर। आप ये टाइम किल करें, मुझे शुभदा जी और हिबतुल्लाह जी कवर करने से बात। देखिए मैं बस सुन लो अखुनजादा साहब, सुन लो अभी। देखो सच्चाई ये है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ही ये है, पाकिस्तान की खुद की आइडेंटिटी नहीं है। और हाँ, मैं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने अखुनजादा साहब ने बोला है तो मैं ये बताऊं, पाकिस्तान ने जितने भी युद्ध भारत के साथ किए हैं हाँ, तो वो सारे के सारे हारे हैं इन्होंने। वो कहते हैं, पाकिस्तान में कहावत है कि पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और 1999 में कारगिल की लड़ाई में मैं वहीं कमांडिंग अफसर था। इन्होंने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। ये तो पाकिस्तान का असली चर है। और ये 4 दिन
ये बड़ा चार शर्मनाक है। दिन- और जिस एयरफोर्स की वो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अगर अभी अखुंजादा जी बताओ, गूगल करेंगे ना बताओ। तो अपने आप पता चल तो जाएगा दुनिया मैं की एक बार ना टॉप बस 4 में। अबाउट 15 सेकंड देखो। प्लीज ये सर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के घुटनों पे आ गया। पाकिस्तान के सारा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया हमने 6-7 की रात को, और 9-10 की तारीख को इनके 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड, जो सरगोदा, नूर खान, रहीम यार खान, उसके बाद जकोबाबाद और स्कार्दू था। यही नहीं, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गिड़गिड़ा के भारत से रिक्वेस्ट की कि अभी जी। सीज फायर को। भारत ने माना, क्योंकि भारत नहीं चाहता लड़ाई बढ़ाना। भारत तो 2047 में एक प्रकार डेवलप्ड कंट्री बनना और चाहता है, सर- वो तो अपनी इकोनॉमी को बनाना चाहता है। और सर मैं मुझे यही लगता है कि कहूंगा अखुंजादा जी ये चीजों को समझेंगे नहीं, क्योंकि मैं बात नहीं, कर रही हूँ बांग्लादेश की। ना सर, एक टाइम, चीज बताऊं, प्लीज। एक मिनट बस, जी। 15 सेकंड। अगर अखुंजादा साहब बार बार ये कहते हैं कि भाई भारत में ही हुआ, अरे भाई साहब, आपके जो प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब थे, उसको फांसी किसने दिलाई? जयल हुक ने, डिक्टेटर ने। आज तक ये है फौज का वहां असली चेहरा। वहां पर जो फौज है वो अपने आप को तो बढ़ा रही है, पर पाकिस्तान की इकोनॉमी डिगमगा रही है। आपने अरे- उसको आसिम मुनीर को सर फील्ड ये चीज मार्शल तो बना समझेंगे नहीं दिया। ना, प्लीज। मैं इमदादुल्ला जी का रुख करना चाह रही हूँ, फिर टाइम धीरे धीरे एंड हो रहा है। शुभदा जी जल्दी से आ रही हूँ। इमदादुल्ला जी, जो बड़ी बात कही थी, सॉरी बड़ा वेट कराया आप दोनों को मैंने, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो बड़ी बात सर ने कही कि आखिर खासतौर से अभी जो मौजूदा स्थिति, अगर अंतरिम सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो स्थिति तो और मजबूत होनी चाहिए थी, फिर ये डगमगा क्यों रही है? एक्सपर्ट है उनके पास। जी मैम बताते हैं, सुनिए। असल में आप लोग के साथ बात करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए कि आप लोग जो बात कर रही हैं, नैना जी आप बुरा मत मानिएगा, इससे टीआरपी बहुत गेन होगा। पब्लिक जो लोग देख रहे हैं हमें, वो लोग बहुत खुश होंगे, और वो लोग बहुत अच्छा से जो है वो लोग अभी हंसी और जॉली माइंड में होंगे। मुझे ठीक जो है। यहाँ पे बात करने का था, मेजर जनरल जी थे, डॉक्टर शुभ्रा जी थी, मुझे लगा था कि मैं कुछ नया सीखूंगा, जिससे जो है हम कोई लोग बात जो है नहीं, कुछ जितना सीखा है उतना बता दीजिए आप। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर चलो, सकेंगे, लेकिन वैसा कुछ हमें नहीं मिला यहाँ पे। कोई फिर भी बात हम बता रहे हैं कि बांग्लादेश से यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो पिछले जो गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट 28 लाख करोड़ रुपया यहाँ से घोटाला करके ले गया है, ऐसा कुछ बात भी आ रहा है, जो कि बांग्लादेश का अर्थनीति, मतलब कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको डाउन करने के लिए एक तो बड़ा फैक्टर हो गया है। तो ऐसा स्थिति में भी यहाँ पे जो लोग हैं अभी, गवर्नमेंट जो लोग मतलब के रन करवा रहे हैं, खास करके यूनुस साहब, वो खुद भी एक इकोनॉमिस्ट है। यहाँ पे जो मतलब के फिनांस एडवाइजर है, वो बांग्लादेश बैंक के एक गवर्नर है। यहाँ पे जो बांग्लादेश बैंक के गवर्नर है, वो आईएमएफ के एक इकोनॉमिस्ट है। तो ये लोग सब कोई कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में जो भी अभी जो है बांग्लादेश का इकोनॉमिक स्थिति है, ये इससे डाउन नहीं आए। और इसी के लिए यहाँ पे जो है बांग्लादेश में जो डोमेस्टिक जो बिजनेस वगैरह है, इस सबको जो है टोटली डिजिटलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि नेक्स्ट जून में जितना भी यहाँ पे इंटरनल लेन देन होगा, मतलब कि खरीदारी होगा, या फिर जो भी जो है मतलब इकोनॉमिक एक्सचेंज जितना भी है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड होगा और कैशलेस होगा। इसके लिए जो है बांग्लादेश का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, हमारा जो छोटा सा इकोनॉमी है, वो जो है और स्ट्रांग होगा। और एफडीआई का भी जो है एक संभावना देखा जा रहा है बांग्लादेश में। हम आपको बता के रखते हैं कि इलेक्शन जब होगा तब एक मतलब कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी, वो लोग जो है बोल रही है, मतलब कि बीएनपी और दूसरे जो पार्टीज है, खास करके बीएनपी के बात हम आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो लोग है, वो लोग के जो मतलब के कार्यकर्ता है, वो लोग हम लोग को बता रहे हैं कि बांग्लादेश में वो लोग 1 करोड़ जॉब क्रिएट करने का सोच रहे हैं। तो सोच सिर्फ नहीं रहे हैं, कैसे क्रिएट किया जाएगा वो वाला प्लान वो लोग तैयार किए हैं। और वो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब के डे 1 से वो लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी हालात के बीच से अब असल में हम लोग, बांग्लादेश अभी चल रहा है, तो हम लोग अभी सब कोई उसी का वेट कर रहे हैं कि फरवरी में नेशनल इलेक्शन हो, रेफरेंडम हो जाए, इसके बाद नई गवर्नमेंट आए, और जो अभी का जो सिचुएशन है इसको जो है बदलाव आए। तो हम लोग उसी तरफ देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह को अगर मंजूर हुआ और बांग्लादेश के आदमी जो है, बांग्लादेश के जो अवाम है, मतलब जनता जो है, वो लोग इतना भी बेवकूफ नहीं है। जरूर बांग्लादेश के लिए जो सही है वही वो लोग चुन लेंगे। जनता सब कुछ कहती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इमादुल्ला जी, एक और बात, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो बड़ी बात हो जाती है, वेट करना पड़ेगा फरवरी तक। ठीक है, ठीक है। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो बड़ी बात कही जाती है, जो बड़ी नींव है एक तरह से, जो अभी शुभदा जी भी समझा रही थी, उसको लेकर भी एक बड़ा ये जब अस्थिरता
कोलकाता का दौरा है तो ऐसा कहा गया कि उसकी जो लिंक्स हैं वो थोड़ा सा सीमित हो गया, एफडीआई के माध्यम से वो थोड़ा सीमित हो गया, यहाँ उस पर भी बांग्लादेश एक में बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है। गारमेंट शुभदा जी, इंडस्ट्रीज जो बंद हो गई है, इसके जी। पीछे एक बड़ा कारण है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री बिलोंगिंग टू द लास्ट पॉलिटिकल पार्टीज, एमपीज एंड पॉलिटिकल बात तो अलायंस, वही है ना, बात तो वही है ना जितने इम्दादुल्लाह जी। पॉलिटिकल लास्ट जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट की जितना मतलब के पॉलिटिकल लीडर थे, वो लोग का बहुत सारा यहाँ पे मिल्क फैक्ट्री थी, खास करके बेक्सिमको का बात बोल सकते हैं। उसके लीडर थे शेख हसीना के जो मतलब के जो एडवाइजर थे, वो खुद सलमान एफ रहमान, वो खुद अभी जेल में है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के केसेस में। तो यानी और कि जो उसे है रिफॉर्म होने में एक टाइम लग सकता है। शुभदा जी, रहेगा तो वो लोग शुभदा जी, लेकिन जो यही बात इम्दादुल्लाह कह रहे हैं कि शेख हसीना का जो क्लोज एक तरह से सर्कल रहा है, एक तरह से उनका ही होल्ड रहा, अब अगर वो नहीं तो दोबारा रिफॉर्म होने में किस तरह की सिचुएशन बनेगी? बड़ा बात है, कोई आदमी बड़ा बात नहीं है। देखिए नैना जी, पहली चीज तो मुझे ये बोलना है कि अगर मीडिया की जो बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी कॉलीग हैं, तो ये जो न्यूज़ चैनल पे आप हैं, आप देखिए यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये मुझे नहीं पता पाकिस्तान में होता है या बांग्लादेश में होता है। पहली चीज तो हमें एक रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। दूसरा, हमें ये समझना, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि वो सिस्टमिक फेलियर हो, वो करप्शन हो, वो स्कैंडल्स हो, वो जेनोसाइड हो। जब 4 दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने इंडियन एयरफोर्स को बोला था कि बांग्लादेश का निर्माण हो और लिबरेशन हो, और निक्सन के साथ इस बात पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक एक्शन लिया था, तो जो रेप हुआ था ना बांग्लादेशी विमेन का, वो बांग्लादेशी विमेन को, सर्वाइवर्स को हीरो का स्टेटस दिया जाता है, इनको बिरोंगना बोला जाता है। वो 35 लाख से ज्यादा जो है वो कैसे बचती थी? लाल मिर्ची के पाउडर से अपने जितने भी अग्रेसर्स थे उनके आंखों में फेंक के। लेकिन आप ये देखिए, एक 1971 का टाइम था, एक अभी 2025 का टाइम है, जहां पे औरतें, बांग्लादेश में औरतों के साथ, वो अहमदिया हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बुद्धिस्ट हो, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, औरतों के साथ सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। वो बीएनपी के नाम पे हो, वो जमात के नाम पे हो, वो अवामी लीग के नाम पे हो, किसी के भी नाम पे हो, इंटरीम गवर्नमेंट के नाम पे हो। और अभी इसी इंटरीम गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं बांग्लादेश में। क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश का फिर से बात हो रहा है? क्योंकि हाफिज कुरान आसिम मुनीर चाहते हैं 2 नेशन थ्योरी फिर से हो। 2 नेशन थ्योरी IMF, अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो कहीं भी एक्चुअली फंडामेंटली स्टैब्लिश करे। वो बस चाहता है कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान आपस में फ्रिक्शन करके पोरस बॉर्डर्स में लड़ते रहें और आर्म सप्लाई हो। और शुभदा जी, हो भी वही रहा है। और यहाँ पे अखुनजादा जी तो उसी अपने एक अलग ही राग में रहे ना, कि वो टाइम को थोड़ा सा इधर उधर करें ताकि IMF की रिपोर्ट का जिक्र ना हो। और देखिए, इम्दादुल्लाह जी को भी हालांकि बोलने का मौका नहीं मिला ज्यादा, तो वो भी नाराज हो रहे थे। लेकिन आप ये मान के चलिए इम्दादुल्लाह जी और अखुनजादा जी, ये भारत की मीडिया का ही एक तरह से खूबसूरती है, जो हर चीज को लेकर भी हम लोग सहन करते हैं और बार बार मौका देते हैं। और इस बात को समझना चाहिए, खासतौर से बांग्लादेश की अगर बात हो तो बांग्लादेश की मौजूदा अर्थव्यवस्था जो है वो तो ज़रूर फिलहाल चिंता का विषय है, और इसको सुधारने की कोशिशें लगातार यहाँ के नुमाइंदे कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही वो भी दुरुस्त हो जाए, एक बार फिर से पहले जैसी, आज से 2 साल पहले जो थी, शायद दोबारा उस पटरी पर आ जाए। फिलहाल आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब बारी है आज का सवाल की। आज का सवाल जान लीजिए, बिहार में गृह विभाग आखिर किसके पास है? आपके सामने 2 ऑप्शन है, पहला नीतीश कुमार, दूसरा सम्राट चौधरी। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल के विजेता है मान्यता शर्मा, जो कि दिल्ली ब्रह्मपुरी की रहने वाली हैं। मान्यता शर्मा जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई।